हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट जिसका नाम विलयन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलयन क्या है और इसको किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। जी हाँ, मेथड्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए पेन और कॉपी के साथ शुरू करते हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। जी हाँ, विलयन कितना सांद्र है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए कई तरीके हैं जिसमें कि नंबर एक है मोलरता। क्या है? हाँ, मोलरता है, जिसे अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इस फार्मूला को हमको याद रखना होगा। तो विलयन का आयतन काहे में? लीटर में। जी हाँ, विलेय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर विलेय के मोलों की संख्या भाई n है और विलयन का आयतन के लीटर को हम v से प्रकट करें तो ये हो जाएगा n/v इन लीटर। ओके, तो अब जैसे बात आती है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए ये जो नीचे राशि है इसको हम यूनिट कर लेंगे, एकांक कर लेंगे। और कैसे इसको डिफाइन करेंगे सुन लीजिए। 1 लीटर आयतन के विलयन में कितने लीटर? जी हाँ, 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्लियर? कुछ याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है, केवल फार्मूला याद रहे और हम डिफिनीशन बना लेंगे। क्या बनाएंगे? 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब जो ये मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या को निकालने के लिए यानी n बराबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? W/m कर देते हैं। W होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और ये जो m है विलेय का अणुभार होता है। तो W/m बटा v इन लीटर कर सकते हैं, LITRE। ओके, तो n बटा v इन लीटर या W/m बटा v इन लीटर, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके हम सामर्थ्य को समझें कि वास्तव में इस समीकरण में क्या ताकत है, इसकी क्या मजबूती है। तो देखिए इसमें कितनी राशियां हैं। एक ये मोलरता हो गई, दूसरा ये विलेय का द्रव्यमान, तीसरा विलेय का अणुभार और चौथा क्या? आयतन लीटर में। तो अब इन 4 चीज़ों में अगर कोई 3 चीज़ अपने को पता है तो चौथी चीज़ का हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोलरता बराबर W/m बटा v इन लीटर, इसको अपने को याद रखना है। दूसरा तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका भैया मोललता। मोललता थोड़ा सा अंतर, यहाँ मोलरता है और यहाँ मोललता है। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलालिटी। क्या कहते हैं? मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ये भी बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। क्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे होता है विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में ये होता है। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? n डिवाइड बाई कैपिटल W, कहे में इन kg, किलोग्राम में। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको परिभाषित करने की बात हो, डिफाइन करने की बात हो, तब क्या करेंगे? कहेंगे कि 1 किलोग्राम भार विलायक में कितने किलोग्राम?
जी हाँ, 1 किलोग्राम भार विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना। सूत्र को देखें और हम डिफाइन कर देंगे। अब चूंकि n बराबर क्या होता है यार? n बराबर होता है W/m। ठीक है, ये पदार्थ का या विलेय का, जो हम यहाँ पर विलेय ले रहे हैं, उस विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटे उसका अणुभार और बटे क्या हो जाएगा? कैपिटल W इन kg, किलोग्राम। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर देखें, ये है आपका मोललता। तो मोललता भाई, इसमें भी कितनी राशियां हैं? 4। एक ये हो गया, 2, 3 और ये 4। 4 में से अगर कोई भी 3 पता रहेगा तो चौथे का कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो देखिए, मोलरता और मोललता 2 विधियां हम लोग जान गए। इनके माध्यम से हम क्या करेंगे? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, हम कुछ और विधियों को लेते हैं। जैसे तीसरे नंबर पर मैं ले रहा हूं नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ओके, ये फार्मूला होता है। अब इसको डिफाइन करने की बात है तो कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। क्या? 1 लीटर आयतन के विलयन में कितने? 1 लीटर। इस जो नीचे वाला है इसको हम इकाई कर देंगे, यूनिट कर देंगे, एकांक कर देंगे। बोलेंगे 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। बहुत सिंपल है ना? इसको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ ग्राम EQ डिवाइड बाई V। अच्छा यार, ये ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, ये होता है W/E। क्या होता है ये? W/E। W होता है विलेय या पदार्थ का या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। किसका? विलेय पदार्थ का ही। तो तुल्यांकी भार ई से प्रकट करते हैं। अब ई अगर जैसे अपने को पता करना हो तो यानी तुल्यांकी भार पता करना हो तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा संयोजकता या अणुभार बटा n होता है। ठीक है, अगर हमें किसी पदार्थ का, किसी यौगिक का, किसी एसिड का, किसी बेस का, किसी भी चीज का मान लीजिए हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो तुल्यांकी भार का जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर अणुभार बटा n। व्हाट इज n? n यहाँ पर है क्या? n अगर हमारा जिसका हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं अगर वो हमारा अम्ल है तो अम्ल के लिए क्या होता है? क्षारकता। अम्ल के लिए n होता है क्षारकता। और अगर हमने क्षार लिया है तो क्षार के लिए क्या होता है? अम्लता। और अगर कोई यौगिक है तो उसके लिए क्या होता है? ये होती है उसकी संयोजकता। उसमें जो कंपोनेंट है उसकी संयोजकता देख लेंगे हम, संयोजकता। और अगर कोई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी कमी हो रही है। ओके, वो जितनी वृद्धि या कमी हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में वो क्या होता है? n होता है। ठीक है, तो ये देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि हमने जिस पदार्थ को यहाँ पर लिया है वो है क्या। अगर
इन केस ऑफ हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें भाई, अम्ल की बात करें, तो अम्ल के लिए क्या होगा, क्षारकता होगा। अम्ल के लिए क्या होगा, क्षारकता होगा। क्षार लेंगे तो क्षार के लिए क्या होगा, अम्लता होगा। अगर कोई यौगिक है, कोई लवण है, तो लवण में हम देख लेंगे उसकी संयोजकता। अगर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि या कमी को देखेंगे। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 की सीधी एक बात, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर W/E बटा V इन लीटर। ओके, तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें भी देखिए 4 यूनिट है, इसमें भी देखिए 4 राशियां हैं। एक ये हो गया आपका नॉर्मलता, और दूसरा क्या हो गया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तीसरा तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन हो गया। तो अगर इन 4 चीज़ों में कोई भी 3 पता रहेगा तो हम कैलकुलेशन कर सकेंगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। चौथा नंबर कौन सा है, कौन सा तरीका है जिससे हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, तो वो है फार्मलता। फार्मलता को अंग्रेजी में कहते हैं फार्मोलिटी। ओके, अब ये क्या है, एक्चुअली फार्मलता और मोलरता में जो डिफरेंस है वो नाम मात्र का है, बहुत बारीक डिफरेंस है। तो मोलरता और फार्मलता में क्या डिफरेंस है उसको भी आप समझ लेंगे। देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भाई W/F डिवाइड बाई V इन लीटर। थोड़ा बात समझिए यहाँ पर, जैसे W/F लिखा है, यानी W/F लिखा है, तो W का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान। क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान। और F लिखा है, F होता है उस विलेय का सूत्रभार, विलेय का सूत्रभार, विलेय का सूत्रभार, फार्मूला वेट। और डिवाइड बाई क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्रभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये होगा इसका फार्मूला। अब किस प्रकार से ये डिफरेंट है, भिन्न है मोलरिटी से, किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से ये डिफरेंट है मोलरिटी से या मोलरता से, थोड़ा उसको समझ लीजिए। मोलरता में क्या होता है, W/M होता है, M क्या होता है, अणुभार, ठीक है। और यहाँ W/F है, F क्या होता है, विलेय का सूत्रभार। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर जहाँ अणुभार है कहाँ, मोलरता में, वहाँ फार्मलता में विलेय का सूत्रभार है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे और क्लियर होगा। सपोज NaCl ले लिया, तो NaCl में जो अणुभार होगा भाई वो भी क्या होगा, 58.5 होगा, और इसका जो सूत्रभार होगा वो भी क्या होगा, 58.5 होगा। यानी NaCl का जो सूत्र का भार है वो क्या है, 58.5 अणुभार के बराबर ही है एक्चुअली। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, अणुभार जो है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, जो विलेय है तो उसके लिए अणुभार होता है। लेकिन जो साल्ट होते हैं, लवण में हम फार्मूला वेट भी किसके साथ, अणुभार के साथ साथ सूत्रभार का भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। देखिए फार्मलता बराबर क्या होता है, W/F बटा V इन लीटर, क्लियर है। अब W/F बटा V इन लीटर को एक्सप्लेन किया मैंने।
W क्या है, विलेय का द्रव्यमान, F क्या है, विलेय का सूत्रभार है, और ये जो आपका V है वो विलयन का आयतन लीटर में है। तो हम अगर मोलरता के सूत्र को लेते हैं तो W/m बटा V होता है, तो W/m है जहां वहां, तो फार्मलता में वही W/f है। तो W/f यानी जहां m है वहां f है। तो m और f में क्या अंतर है, m होता है अणुभार और f होता है सूत्रभार। फार्मलता के बाद आगे आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रभाज। एक ये भी तरीका है जिससे कि सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। मोल प्रभाज या जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, या फिर इसी को किसी दूसरे बुक में मिल सकता है मोल अंश। ओके, तो मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यक्स से। तो थोड़ा इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। मोल अंश चूँकि इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में जो है कभी कभी पूछा जाता है। एक्चुअली जो विलयन होता है, अगर विलयन बाइनरी है यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B है, तो दो कंपोनेंट के मिलने से क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूशन बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो अब यहाँ पर अगर जैसे हमें बात करना है कि A का, यानी कि जो कंपोनेंट A है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा और कंपोनेंट B है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये होता है, ये क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर किसका मोल प्रभाज, A का, यानी कंपोनेंट A का मोल प्रभाज होता है Na बाई Na प्लस Nb। ओके, तो ये होता है। अब देखिए ये हुआ क्या, ये हुआ अगर A हमारा विलेय है, A क्या है, विलेय है, और B क्या है, विलायक है। तो अगर A का मोल प्रभाज है तो ये हुआ क्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, क्या मतलब हुआ, विलयन में दो ही चीज तो है ना, विलेय और विलायक, A और B, तो A के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या, ये क्या हो गया, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कहेंगे कि किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। ओके, इट इज द जस्ट रेशियो। ये क्या है, ठीक अनुपात है, किसके किसके बीच का, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। अब जैसे हमें निकालना है क्या, विलेय नहीं, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, B का मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या होगा फार्मूला, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ओके, यानी विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना है, किसी विलायक के मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विलायक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। राइट, तो इस प्रकार से जो मोल प्रभाज है वो दो चीज़ों के लिए होगा, पहला तो विलेय के लिए होगा और दूसरा किसके लिए होगा, विलायक के लिए होगा। ठीक है, कब, जब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा, द्विअंगी विलयन होगा।
त्रिअंगी विलयन होगा भाई तो उसमें फिर विलय विलय का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो विलय का मूल प्रभाज, तो विलय का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, और विलायक का अगर मोल प्रभाज है तो क्या हो जाएगा विलायक के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें अपनी नज़र को थोड़ा सा शार्प करें तो यहाँ पर पाएंगे क्या कि XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ओके, XA की वैल्यू इतनी है और XB की वैल्यू इतनी है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर इन केस ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन हमारा जो विलयन है उसमें कंपोनेंट A है, B है और क्या है C है। ठीक है, तो क्या होगा XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हुआ भाई मोल प्रभाज। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है और मैं जल्दी जल्दी बता गया तो ये आपके हाथ में है, कैसे आप वीडियो को पॉज करिए और चीज़ों को नोट करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। अगला जो तरीका है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में वो है W/W परसेंटेज। देखिए भाई अगला तरीका हम लोग लेते हैं समझने के लिए, जो क्या है W/W परसेंटेज, जिसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। एक्चुअली क्या है ना, अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो भार में क्या होता है, भार में भाई होता है W बराबर m इंटू जी। ओके, गुरुत्वीय त्वरण का गुणा रहता है तब क्या होता है वो भार होता है। केमिस्ट्री में इसको जनरली भार कह दिया गया है, लेकिन मतलब किससे है द्रव्यमान से, इसलिए मैं इसको द्रव्यमान प्रतिशत लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको बुक में मिले भार प्रतिशत तो आप घबराइएगा नहीं, वही चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपको रीजन बता चुका, ये द्रव्यमान प्रतिशत है एक्चुअली। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, किसी एक घटक का जो द्रव्यमान हो का द्रव्यमान ग्राम में अगर हम ले रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका 100 का और डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पूरे विलयन का द्रव्यमान कहे में ग्राम में। थोड़ा बात समझिए, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है, ये परसेंटेज है ना। जैसे परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हैं, हाई स्कूल में सपोज दैट आप 400 नंबर पाए तो 400 नंबर में क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने में पाए 600 में, तो क्या निकल आता है आपका परसेंटेज निकल आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर W/W परसेंटेज आपको निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करिए, किसी घटक का, जिस घटक का आपको निकालना है उस घटक का द्रव्यमान आप ऊपर रखिए, उसमें मल्टीप्लाई किसे कर दीजिए 100 का डिवाइड बाई टोटल जो उसका मास है, टोटल जो उसका द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को नीचे लिख करके कैलकुलेट करिए, निकल आएगा क्या W/W परसेंटेज। क्लियर है, आगे आते हैं फटाफट 7वें नंबर पर जो है W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज, अब देखिए इससे आप लिख लीजिए, यहाँ पर W क्या हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, V क्या हो गया आयतन हो गया, तो हम लिखेंगे क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है यार, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है ये किसी एक घटक का द्रव्यमान आप ले लीजिए, यानी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो विलेय होता है उसी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम विलेय भी लिख सकते हैं या फिर घटक भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने किसी एक घटक का द्रव्यमान कहे में भाई ग्राम में इंटू 100 और डिवाइड बाई विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में, मिलीलीटर में। ठीक है, थोड़ा बात को समझिए, यहाँ पर
V है ना, ये V है ना, V का मतलब हुआ आयतन, और आयतन काहे में होता है, मिलीलीटर में होता है, ग्राम के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो घटक है, घटक का द्रव्यमान लिया ग्राम में, तो नीचे विलयन का आयतन क्या हम लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें परसेंटेज निकल आएगा किसका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आगे जो है आते हैं, आगे 8वें नंबर पर हम ले लेते हैं V/V परसेंटेज। ठीक है, आयतन प्रतिशत इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, थोड़ा देखिएगा, हम इस पर आए, थोड़ा एक चीज क्लियर कर लीजिए। ये जो W/V परसेंटेज है भैया, ये जो W/V परसेंटेज है, ये ज़्यादातर मेडिकल में यूज किया जाता है। मेडिकल, जैसे कोई सिरप है, कोई ड्रॉप है, तो उसमें जो विलयन की सांद्रता होगी, जो उसमें सॉल्यूशन की सांद्रता होगी, वो W/V परसेंटेज के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो हाँ, बात कर रहे थे आयतन प्रतिशत। तो यहीं पर आप देख लीजिए, V ऊपर लिखा है ना, तो किसी घटक का आयतन, किसी घटक का आयतन काहे में हो जाएगा, ml में। आयतन काहे में होगा, ml में होगा, और इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से, और डिवाइड बाई क्या होगा, विलयन का कुल आयतन ml में कर लेंगे। विलयन का कुल आयतन ml में कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका V/V परसेंटेज। ओके, 9वां नंबर भाई एक तरीका है, एक ढंग है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की, जिसे कहते हैं ग्राम पर लीटर सांद्रता। ग्राम पर लीटर सांद्रता, थोड़ा इसको देख लीजिए। ग्राम पर लीटर सांद्रता बहुत सिंपल है, ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान काहे में, ये क्या लिखा है, जी हाँ ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे ग्राम में, और बटे क्या लिख देंगे, ये क्या है, लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। कितना सिंपल है, विलयन का आयतन लीटर में। कैसे डिफाइन करेंगे, 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक होता है यार ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट और सोल्यूट। कोई भी एक कंपोनेंट ले लीजिए, विलेय ले लीजिए, तो विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल भाग। विलयन में उपस्थित कुल भाग। ओके, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मिलियन होता है 10⁶। ओके, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, पार्ट पर मिलियन निकल आएगा। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, तो पार्ट पर मिलियन बराबर होगा विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल भागों की संख्या और गुणते 10⁶। ये होता पार्ट पर मिलियन। ठीक है, एक और तरीका है, ग्यारहवां नंबर V/V स्ट्रेंथ। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V, तो V/V स्ट्रेंथ यानी कि सांद्रता। ये क्या होता है, ये होता है विलेय का V लिखा है ना, तो V मतलब आयतन, विलेय का आयतन काहे में, ml में,
विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ओके, तो ये एक तरीका है V बाई वी स्ट्रेंथ, ये है G ग्राम बाई लीटर स्ट्रेंथ। तो ग्राम बाई लीटर स्ट्रेंथ के ही सुरताल पर क्या हो गया, V बाई वी स्ट्रेंथ हो गया। अब देखिए 11 तरीके हैं, इन 11 तरीकों को हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब अपने को ये सभी सूत्र याद हों। तो इन सभी सूत्रों को हमें याद करना है, बार बार लिख लिख कर की कॉपी में इसको बार बार अभ्यास करना है। जब अभ्यास करेंगे तो हमको ये याद होगा। अब आइए बात करते हैं, एक ये है रिलेशनशिप यानी कि संबंध। विशेष रूप से हमको नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पता होना चाहिए। ग्राम पर लीटर है जैसे, तो उसका मोलरता के साथ क्या संबंध है, या नॉर्मलता है तो नॉर्मलता के साथ ग्राम पर लीटर का क्या संबंध है। तो ये कुछ रिलेशनशिप हैं, इनको हमें पता रखना है। तो जैसे मैं पहले मोलरता और नॉर्मलता की बात करता हूँ, तो जैसे कि नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता को अगर हम n से प्रकट करें तो नॉर्मलता बराबर होता है W बाई ई बाई क्या V इन लीटर, ये होता है। और मोलरता क्या होता है, मोलरता होता है W बाई एम बटा V इन लीटर। अब अगर इसको हम माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड ये कर दिया जाए तो क्या होगा, n बाई एम इज इक्वल टू होगा W बाई ई बटा V और पूरे के बटे में W बाई एम बटा V हो जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें तो क्या होगा, n बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई ई डिवाइड बाई V इंटू V बटा W बाई एम। तो भाई V से V कट गया। अब आ गया क्या, n बाई एम इज इक्वल टू ये आ गया W बाई ई बटा W बाई एम। ओके, अब इसको हल कर लेंगे तो W बाई ई मल्टीप्लाइड बाई एम बाई W, W से W कट गया, क्या आ जाएगा, m बटा ई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर आ गया अणुभार, यानी कि m क्या है भाई, अणुभार, और बटे ई क्या है भाई, तुल्यांकी भार। ठीक है, और अणुभार बटे तुल्यांकी भार ये क्या होता है, n होता है। ठीक है, अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, n होता है। ओके, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ओके, तो पहला रिलेशन ये अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। मोलरता में आप अणुभार का गुणा कर दीजिए, मोलरता में किसका गुणा कर दीजिए, अणुभार का। ठीक है, तो क्या आ जाती है, ग्राम पर लीटर सांद्रता। इसी प्रकार ग्राम पर लीटर सांद्रता तब आ जाती है जब नॉर्मलता में गुणा कर दीजिए तुल्यांकी भार का। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन मैंने आपको बता दिया, 1, 2 और 3। ये रिलेशनशिप भी अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा क्या कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और इन विधियों में जो मुख्य विधियां हैं, नॉर्मलता, मोलरता, ग्राम पर लीटर सांद्रता, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आप सब लोग इन सूत्रों को बार बार लिख करके याद करेंगे। ठीक है, और जब ये सूत्र याद हो जाएंगे तभी हम लोग विलयन चैप्टर संबंधित जो कैलकुलेशन है उनको आगे हम कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।